Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you are good, you are fine. Today we are going to discuss our next topic known as OIM. बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की कि OIM की डेफिनेशन क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन में हम इसको इस तरह से बयान करते हैं, सच type of species which carry positive or negative charge। मतलब कि ऐसी कोई भी स्पीशी जिसके अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए, बच्चों को क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? वो कहलाता है OIM। मतलब कि जैसा कि आप बहुत सारे एलिमेंट्स देखते हैं, जिस तरह से आपके पास H पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, F नेगेटिव है, ऑक्सीजन है, इन सब के ऊपर आपको प्लस या माइनस में कोई ना कोई चार्ज मिलता है। किसी के ऊपर +1 +2, किसी के ऊपर -1 -2 एंड सो ऑन। तो ये सारे बेसिकली क्या हैं? ये OIMs हैं। अगर हम इसकी बात करें इनकी टाइप्स की, तो स्टूडेंट्स इसकी दो टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ OIM। तो फर्स्ट वन इज केटाइन, ओके, एंड सेकेंड वन इज एनाइन। एक टाइप होती है केटाइन और एक टाइप होती है एनाइन। सबसे पहले एक बात कि हमने अपने टॉपिक नंबर 1 में विच वाज एटम, उसके अंदर ये पढ़ा कि एटम एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है। इसके अंदर हमने ये देखा, हम इसमें ये बात करेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे है और क्यों है। याद रखिए स्टूडेंट्स, किसी भी एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स always is equals to number of protons। मतलब कि आपके पास किसी भी एलिमेंट के अंदर हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो कि हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल्स बुनियादी होते हैं किसी भी एलिमेंट या एटम के अंदर, तीन चीजें कौन कौन सी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसी तरह से हम आज ये पढ़ रहे हैं कि किसी भी एलिमेंट या एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? न्यूट्रल। क्योंकि फॉर एग्जांपल इफ यू हैव -5, ठीक है, आप मान लें कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और इतने ही आपके पास क्या हो? +5 प्रोटॉन्स। तो बच्चों क्या होगा? -5 और +5 क्या हो जाएगा? अगर हम इसको देखें, हम इसको मैथमेटिकली देखें, तो +5 और -5 क्या होता है? आपके पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि +5 5 प्रोटॉन है, -5 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपके पास जो सम है इनका वो क्या होगा? 0। और हम कह सकते हैं हमारे पास कोई भी एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रिकली एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब अगर हम बात करें केटाइन की, केटाइन आपके पास वो स्पीशी होती है विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। एनी एलिमेंट विच इज पॉजिटिवली चार्ज, हम उसको क्या बोल सकते हैं? हम उसको केटाइन बोल सकते हैं। अब देखिएगा, आपके पास फॉर एग्जांपल ये कोई एलिमेंट है, ठीक है, आपके पास कोई एटम है, एलिमेंट है, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? इक्वल है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया जाए, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया जाए, तो बच्चों क्या हुआ? आपके पास इलेक्ट्रॉन जो कि हमेशा क्या होता है? नेगेटिव इन चार्ज होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो क्या हुआ? नंबर ऑफ पॉजिटिव, मतलब कि जो प्रोटॉन्स हैं वो तो बढ़ गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया। तो गालिब कौन आ जाएगा? डोमिनेंट कौन आ जाएगा? प्रोटॉन्स, जो कि क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। तो इसीलिए हमारे पास क्या होता है? हमारे पास केटाइन
पॉजिटिव होता है। और हम ये कह सकते हैं कि केटायन कैसे जो है वो वजूद में आता है, तो हम इसके लिए लिखेंगे कि आपके पास केटायन वजूद में ऐसे आता है, ये वो आपके पास स्पीशी है, सच टाइप ऑफ स्पीशी विच लूज इलेक्ट्रॉन। ऐसी स्पीशी जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो जो है वो सेम नहीं रहती है। इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से प्रोटॉन की तादाद बढ़ जाती है, और आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो चीज़ जो फॉर्मेशन होगी वो किसकी होगी, वो आपके पास बच्चों केटायन की होगी। इसके बाद हम एग्जाम्पल की बात करें कि केटायन बनता कैसे है, तो आइए एक जनरल से एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव एनी स्पीशी, आप देख रहे हैं इसके ऊपर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है, ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, इसका मतलब ये आयन नहीं है, ये न्यूट्रल स्पीशी है। यहां पे आके हम देखते हैं तो ये क्या बन जाता है, ए पॉजिटिव। क्यों ए पॉजिटिव बना, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, लूज कर दिया है। ये वो इलेक्ट्रॉन है जो कि इसने इस ए ने लूज किया है। अब इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। दूसरे तरीके से आप इस तरह से याद रख सकते हैं, कोई भी ऐसी स्पीशी जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, कोई भी ऐसी स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, वो आपके पास हमेशा क्या कहलाएगी बच्चों, वो हमेशा आपके पास कहलाएगी केटायन। ये तो थी जनरल एग्जांपल। अब मैं बात करता हूं कोई एक्चुअल एग्जांपल ले लेते हैं एलिमेंट की। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं Na, जो कि क्या होता है, सोडियम। ये क्या है, Na सोडियम, और ये न्यूट्रल है, नो पॉजिटिव नो नेगेटिव। जो ही हमने इसको रिएक्टेंस में लेके आए, ये क्या बन गया, Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या हुआ कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो सोडियम हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज ही करता है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है क्योंकि ये अल्कली मेटल्स ग्रुप 1A पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1A फैमिली का हिस्सा है, और मेटल्स की बच्चों ये प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। अब देखिएगा इसके लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है या एनर्जी हमारी यूज हुई वो कितनी थी, डेल H इज इक्वल टू +496 किलो जूल पर मोल। मतलब ये कि ये वो एनर्जी है जो कि रिक्वायर्ड थी, हमें चाहिए थी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, किसमें से, न्यूट्रल सोडियम में से। जब न्यूट्रल सोडियम को ये एनर्जी दी गई ताकि हम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकें, तो ये Na पॉजिटिव हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आया है। सो हम कह सकते हैं कि अब सोडियम न्यूट्रल नहीं बल्कि सोडियम क्या है, आयन बन चुका है। आयन के बाद अगली बात करेंगे कौन सा आयन, तो ये आयन बन गया है केटायन। केटायन इसलिए क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है। अब बात कर लेते हैं साइज की, तीसरी बात। तो बच्चों हमें इसके अंदर ये देखना है कि जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है या इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो उसके साइज में क्या फर्क आता है। अगर आप देखें तो आपके पास 186 पिकोमीटर सोडियम का साइज था व्हेन इट वाज न्यूट्रल, जब ये न्यूट्रल था। लेकिन बच्चों देखिएगा जो ही आपने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज करवाया तो इसका साइज कितना रह गया, इसका साइज रह गया 95 pm, मतलब के पिकोमीटर्स। तो देखने में ये आ रहा है कि जो ही हमने सोडियम न्यूट्रल सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन लूज करवाया तो इसका साइज जो है वो 186 पिकोमीटर से कम होके कितना रह गया, 95 पिकोमीटर, जो कि ऑलमोस्ट हाफ इन साइज है। अब ऐसा क्यों हुआ बच्चों, इसमें ये था कि सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर हम डिस्कस करें तो वो होता है 11, ठीक है। इसका मतलब ये कि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 11। और जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा इक्वल होते हैं, तो ये भी कितने थे, ये भी 11 थे। ये बात हो रही है यहाँ पे। लेकिन जो ही आप इधर आ जाते हैं तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो अब इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 की बजाय कितने रह गए, 10। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में कोई चेंजिंग नहीं है। अब ये था कि अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड वाइज एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएं तो सोडियम की शेप थी कुछ यूं। पहले शेल में जो कि एस शेल होता है आप जानते हैं, उसके अंदर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद दूसरे शेल में आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8, और आपके पास तीसरे में कितने आ गए, 1। अब देखिएगा बच्चों, मैंने आपको अभी बताया कि सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इसको काउंट
जी बच्चों, हम स्टडी कर रहे थे सोडियम के बारे में कि सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 9 10 एंड 11। अब बच्चों देखिएगा, जो मैंने जो ड्रॉ किया था, जिस तरह से Na बिकम्स Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम ने बेसिकली अपना आउटर मोस्ट सेल का, जिसको हम वैलेंस शेल कहते हैं, उसका ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब बच्चों देखिएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो क्या हुआ, ये पूरे का पूरा वैलेंस शेल ही लूज हो गया, क्योंकि उसके अंदर एक ही तो इलेक्ट्रॉन था। ये पूरे का पूरा वैलेंस शेल ही आपके पास जो है वो लूज हो गया। अब वैलेंस शेल लूज हो गया तो ऑब्वियसली इसका साइज जो है वो कम हो जाएगा। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि इसका साइज था 186 पिकोमीटर्स, और इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद सोडियम का जो साइज रह गया वो कितना रह गया, वो रह गया 95 पिकोमीटर्स। तो एक ये रीजन है। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई, एटम के अंदर या एलिमेंट के अंदर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे, अब इसके अंदर सोडियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर था 11। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 है एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 11 है। लेकिन वो बात थी इस केस में कि 11 ही इलेक्ट्रॉन 11 ही प्रोटॉन। अब प्रोटॉन मौजूद होते हैं सेंटर में, ठीक है। तो 11 प्रोटॉन्स बड़े अच्छे तरीके से 11 इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहे थे, लेकिन जो ही आपके पास ये केस हुआ कि सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो यहाँ पे आपके पास सोडियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह गए कितने, वो रह गए 10, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आ गए, वो आ गए 11। अब 11 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा शिद्दत से खींच रहे हैं, ठीक है। 11 प्रोटॉन्स जो है वो उसको अब ज्यादा इंटेंसिटी के साथ पुल कर रहे हैं टुवर्ड्स इनसाइड, मतलब कि अपनी तरफ, जिसकी वजह से सोडियम का जो साइज है वो श्रिंक हो जाता है, और हम इस नतीजे में पहुंचते हैं कि सोडियम का साइज जो कि न्यूट्रल था जब आपके पास, तो 186 पिकोमीटर था, लेकिन जो ही बच्चों इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसका साइज क्या हो गया, 95 पिकोमीटर हो गया। कुछ प्रॉपर्टीज इनकी देख लेते हैं। तो ऑब्वियसली जब भी आपके टाइम को स्टडी करेंगे तो ये एक पॉजिटिव स्पीशी होगी। उसके बाद डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट केटायनिक साइज। जिस तरह से हमने बात की सोडियम की, तो बच्चों सोडियम चूंकि अल्कली मेटल्स का मतलब ग्रुप 1A का एलिमेंट है, तो मेटल्स की एक आपने पढ़ी है डेफिनेशन, आप अपनी शुरू से क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि मेटल्स आर दोस व्हिच आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली। तो ये मेटल है, अल्कली मेटल्स है, इसलिए सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है। लेकिन और चूंकि आपने देखा इसके आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो ये आपके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्लियर? इसी तरह से अगर आप कैल्शियम की बात कर लेते हैं तो बेटा कैल्शियम आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ओके, तो इसका मतलब इसका आयनिक चार्ज क्या होगा, Ca2 पॉजिटिव, या फिर Ca पॉजिटिव 2, या फिर Ca पॉजिटिव पॉजिटिव भी आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह से एल्यूमिनियम को ले लें तो एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं Al3 पॉजिटिव, Al पॉजिटिव 3 और Al पॉजिटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव भी यूज किया और लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये मैं बाद में आपको इंशाल्लाह जो फर्दर टॉपिक्स आएंगे उनमें बताऊंगा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि सोडियम एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 2 क्यों नहीं करता, और व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कैल्शियम 2 करता है इलेक्ट्रॉन लूज लेकिन 3 नहीं करता। इसकी वजाहत इंशाल्लाह हम बाद में करेंगे। उसके बाद पॉइंट 2 जो कि मैंने भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि आपके पास डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट कैपेबिलिटीज टू लूज इलेक्ट्रॉन, और इट डिपेंड्स अपॉन कि कोई एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है उतना ही इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। उसके बाद बच्चों देखिएगा कि आपके पास जब भी आपने इलेक्ट्रॉन लूज करवाना होता है, जिस तरह से आपने देखा सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री में ही लूज नहीं हो गया, इसके लिए आपको एनर्जी जो है वो स्पेंड करनी पड़ी, और जितनी एनर्जी स्पेंड करनी पड़ी वो थी, मैंने पीछे भी बताया, डेल्टा H + 496 किलो जूल पर मोल। तो इसके अंदर ये कहना चाह रहा है कि जब भी आपने इलेक्ट्रॉन लूज करवाना है तो आपको उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जो एनर्जी आप उस एलिमेंट के ऊपर जो है वो सर्व करेंगे अपनी, और उस एनर्जी की मदद से आप इलेक्ट्रॉन को लूज करवाएंगे। तो बेटा आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट वो बताता है कि जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स, ये आपके पास ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होता है। आप जानते हैं कि एनर्जी के लिहाज से
या इस एलिमेंटल जो आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन की और लूज की जो आपके पास ये साइकिल होती है, इसके अंदर दो प्रोसेस होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। और इसके अंदर कौन सा प्रोसेस हो रहा है? ऑक्सीडेशन। याद रखें, जब भी इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो प्रोसेस कौन सा होगा? ऑक्सीडेशन। और जब भी इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो प्रोसेस कौन सा होगा? रिडक्शन। आगे चलते हैं तो आपके पास डिफरेंट प्रोसेसेस आ जाते हैं डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ये आपका टॉपिक था केटायन। थैंक यू वेरी मच। कोई भी इसमें आपको प्रॉब्लम, स्टे होम, स्टे सेफ, कोई भी प्रॉब्लम टॉपिक के अंदर हो, आप जरूर कमेंट बॉक्स में जो है वो मुझसे क्वेश्चन पूछें। इंशाल्लाह हम आपको उसका एज अर्ली एज पॉसिबल जो है वो रिप्लाई करेंगे।